सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप जहां हम डिस्कस करेंगे एएफएम के रिपीटेड क्वेश्चंस। सो फर्स्ट थिंग इज दैट मैंने एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट दी है आप सभी को मॉड्यूल ए बी सी डी में से कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। ये वो लिस्ट है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। एग्जाम में जाने से पहले ये टॉपिक जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो बिगिन करते हैं अपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल ए में एंड बिल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये Which of the following statement is true about golden rule of accounting? Debit all increase and credit all decrease. ये सही सही आंसर है अबाउट रियल अकाउंट्स, ठीक है। जब भी रियल अकाउंट में एक बढ़ोतरी होगी तो डेबिट करना है, अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 से क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। In which of the following inventory valuation method is permitted under Indian accounting standard? Indian accounting standard 2। तो कौन सा मेथड अलाउड है? ये तीनों ही अलाउड हैं, बट लीफो अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है इनमें से रिलेटेड टू बिल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट्स द बिल ड्रॉन ऑन हिम फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प। इसको हम अकोमोडेशन बिल कहते हैं, ना कि म्यूचुअल हेल्प बिल। ओके, फिर आता है मैच द फॉलोइंग इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमें सिनेरियो दिया है पहले कि इनकम अर्न हुई है। इनकम अर्न हुई है मतलब नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में खर्चे कहाँ दिखाए जाते हैं? डेबिट में। सो ए का क्या आंसर होगा? ए का आंसर होगा 4। इनकम इनकम अर्न हमारी क्या है? इनकम अर्न मीन्स खर्चा नहीं है, हमारी इनकम है, तो जो भी इनकम अर्न होती है वो क्रेडिट साइड ऑफ नॉमिनल अकाउंट होती है। फिर आता है बिजनेस एक्वायर्ड असेट। बिजनेस ने असेट एक्वायर किया है, रियल अकाउंट है, असेट इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा? डेबिट इन रियल अकाउंट। ऐसे ही ये सारे मैच करने हैं एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे जो डी है इसका आंसर है 3, दैट इज एक्सपेंस इनकर्ड, तो डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट। एंड लास्टली बच गया आपका बिजनेस डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये क्या है? क्रेडिट इन रियल अकाउंट। When the drawer of a bill is unable to make payment on the due date, the bill is said to be डिसऑनर्ड। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बिल्स में से, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से एंड आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट इज ए सेल्स गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट ₹10,000 एंड ड्रॉज अ बिल ऑन बी। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है? दैट इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय बी टू ए। नहीं, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं होता, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये अनकंडीशनल वो है, ऑर्डर है। The rules and criteria based on which events are recorded in accounts are called accounting standards. फिर से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो आप। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फिर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पे क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। मुझे पता है मुश्किल है, बट करनी तो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आप देख ही रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिस्ट्रक्शन और restoration ऑफ assets. Next, a bill of exchange was drawn on 13th May 2023 for a period of 1 month. तो उसमें ग्रेस डेज ऐड करके ड्यू डेट कितनी है वो बताना है, दैट इज 16। 3 डेज का ग्रेस पीरियड हमें मिलता है। Next, a bill has drawn on C for rupees 1 lakh and thereafter endorses the bill to Y. वाई को एंडोर्स कर दिया। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? यहाँ पे जर्नल एंट्री बतानी है एंडोर्समेंट की, तो आंसर इज डी। जब बिल एंडोर्स होता है तो जर्नल एंट्री कोई नहीं होती, ठीक है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी? सी की बुक में नहीं होंगी, क्योंकि सी को तो बस पेमेंट करनी है, ठीक है। A credit purchase of rupees 590 was wrongly recorded in the books of account as 950। ये कौन से टाइप का एरर है? जब भी अमाउंट में कोई एरर होता है तो हम उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। When the drawer is unable to meet the bill on due date and ask for a new bill, it is known as renewal. Debit the receiver is the golden rule of real account. Debit the receiver is the golden rule of, sorry, personal account. ठीक है। रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड डेट रिसीवेबल अकाउंट आर पार्ट ऑफ डैश अकाउंट्स। किसके पार्ट है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देखो यहाँ फिर से पूछ लिया है कि ये किस पे अप्लाई होता है। वहां पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पूछा था, यहाँ पे ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पूछा है। तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट, इंडियन सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेट करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है कि कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? दिस इज 4। मैच द फॉलोइंग आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आपके, तो यहाँ पे आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, एंड AS 19 is leases. Next, which among the following is correct with respect to historical cost concept? कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मैचिंग कंसेप्ट हो या हिस्टोरिकल कॉस्ट हो या रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो। सो आंसर इज बी, मेजरिंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? कि ये प्रिपेयर की जाती है बैंक के थ्रू? नहीं, ये कस्टमर अपने एंड पे प्रिपेयर करता है, ना कि बैंक प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स द मैचिंग कंसेप्ट? वहां पे हिस्टोरिकल कंसेप्ट पूछा था, अब मैचिंग कंसेप्ट पूछ रहे हैं। तो आंसर इज बी, रिकॉर्डिंग रेवेन्यू इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न एंड मैचिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस टू द सेम पीरियड। जिस पीरियड में खर्चा किया है उससे रिलेटेड इनकम उसी पीरियड में लिखनी है। Which accounting standard deals with the disclosure of significant accounting policies followed by any company in the preparation and presentation of financial statement? That is accounting standard 1। फिर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन है। एक बिल है जो ड्रॉ किया था 13 मई को, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, वापस जून 2024 में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 17। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सब के फीचर्स पे क्वेश्चन आता है। या तो इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल पूछ लिया जाता है, या इनके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, या इनमें कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। सो नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। Authorized capital is the amount to which the company can raise capital. Issued capital is issued directly to the public or issued partly to vendors. Part of issued capital that is actually subscribed to the public is known as scheduled capital. इसमें से करेक्ट पूछा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। ये सारे ही स्टेटमेंट सही है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगेन जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पूछा है, थोड़ा अलग से क्वेश्चन पूछा है। दैट इज जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें जो उनके पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल के बारे में, टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बार बार क्वेश्चन है, तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी कहा जाता है। दो टाइप के कैपिटल्स होते हैं आपके, इक्विटी है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कंपनी? वहाँ पे जॉइंट स्टॉक पे क्वेश्चन था, जून 2024 में प्राइवेट कंपनी के फीचर्स पे क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है पार्टनर्स पे, रेस्ट्रिक्शन तो है। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। A private company must have at least two directors. A private company must restrict the right to transfer its shares. So 2, 3 and 4 are correct because a private company must have minimum 2 members, minimum 2 and maximum 200। मॉड्यूल सी में अब आ जाते हैं। मई 2023 में पूछा था डेरिवेटिव स्वैप्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इनके फीचर्स पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आता है। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताओ कि कौन सा क्या है, करेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2, 3, 4 आर करेक्ट। डेरिवेटिव शिफ्ट द रिस्क फ्रॉम द सेलर टू द डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू द बायर एंड देयरफॉर आर वेरी इफेक्टिव। नहीं, ये रिस्क शिफ्ट नहीं करता है ऐसे, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Which among the following is not an essential component of the price of any future contract? C. Taxes levied on market transactions. ये एक essential component नहीं है future contracts का, okay? Which of the following is incorrect regarding intercorporate deposits?
So procurement procedure is simple as regulation for such deposits are not very restrict. Rate of interest है जो in deposit पे fixed नहीं होता. The market for intercorporate deposits is not structured. These deposits are secure deposits. So answer is option number D कि ये deposit secure deposit होते हैं, नहीं ये risky होते हैं. Okay. Next, dash is similar to factoring but is used only for exports. ये मैंने बताया था आज के एमसीक्यू सेशन में भी कि फैक्टरिंग और फोरफिटिंग सेम होते हैं एक्सेप्ट दैट फोरफिटिंग जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लीज. लीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. लीज बिल्कुल मत छोड़ के जाना. सो इट इज अ लीगल एंड बाइंडिंग. Yes, it guarantees the lessee use the property and guarantee the lessor regulates the payment. बिल्कुल. It can be used for residential commercial purposes. This is also true. And four, only companies are allowed to enter. नहीं कोई भी enter कर सकता है. Individual B, company B. So answer is option number C. Which among the following derivatives are OTC? Swap, future, forward option. So answer is A. That is swap and forwards. फ्यूचर्स को भी हम स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस को भी, लेकिन स्वैप्स और फॉरवर्ड्स क्योंकि वो कस्टमाइज्ड होते हैं वो ओटीसी पे ही सेल हो सकते हैं. A lessee can be defined as a person who buys a property. ठीक है. एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या करता है. सॉरी बाय नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा है. टेक्स प्रॉपर्टी ऑन लीज. लेसी कौन है जो प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट. Answer is B, that is 1 to 4, 1, 2 and 4. Options are used in asset liability management. बिल्कुल सही है. FRAs हमने पढ़ाई था अभी. क्या है? OTC प्रोडक्ट है. Swaps are used to hedge against interest rate risk. बिल्कुल सही है. So these four statements are correct. Derivatives in which the buyer has the right but not obligation is known as options. In which type of release? In which type of lease द लेसर पेज द मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी टाइप की लीज में पे करता है लेसर. दैट इज वेट लीज. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ लेवरेज लीज. दैट इज सी. अ लेवरेज लीज इन्वॉल्व्स थर्ड पार्टी लेंडर provides a significant portion of the financing for the leased asset. That means कि जब कोई एक आदमी पहले क्या करता है बैंक से लोन लेके कोई असेट खरीदता है और फिर उसको लीज पे देता है, उसको कहते हैं लेवरेज लीज. नाउ लेट्स कम टू मॉड्यूल डी. यहाँ पे आप से डिडक्शंस में एंड जीएसटी में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो सेक्शन 80 यू पूछा गया था इन मई 2023 ऑफ इनकम टैक्स. से किससे रिलेटेड है. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. प्रोसेस कॉस्टिंग इज आइडियल फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. 1 2 3. इन सभी टाइप की इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है यूज होता है. अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल बजट. Which among the following is incorrect regarding contract costing? Answer is C. In contract, most of the costs are of indirect nature unlike job costing. ऐसा नहीं है. ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो ज्यादातर कॉस्ट है वो डायरेक्ट होती है. वेरियंस मटेरियल कॉस्ट इज ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव. वेरियंस किस किस वजह से हो सकता है. प्राइस में चेंजेस की वजह से, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, या कोई थेफ्ट या पिल्फरेज हो रखा है तो उसकी वजह से. Next, what is the rate of taxation under GST regime? For banking services, that is 18%. GST returns are not filed within time. One is liable to pay interest at the rate of 18%, जो कब से शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे से ही. 80cc का डिडक्शन पूछा है, दैट इज 1.5 लाख लिमिट होती है. फिर अक्टूबर 2023 में फिर पूछा गया था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं. दैट इज 80 टीटीबी. Which of the following is correct about marginal costing? Marginal costing के बारे में correct answer पूछा है. That is B. Marginal contribution of a product or department is considered for calculating its profitability.
Which budget is prepared according to the capacity or efficiency of the unit to which they are related? That is C, flexible budget. By looking at program budget की बात कर रहा है, we can easily find out the following. क्या find out कर सकते हैं? 2 and 3, that is at what cost it is being carried and what are the expected result. वो what is not being carried ये बजट नहीं बताता है. सो मैं यहाँ पे इन क्वेश्चन से मतलब है कि बजट वाला जो आपका चैप्टर है उससे भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं ब्रेक इवन पे या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे. ठीक है, इन सब को कैलकुलेट करने पे जो आंसर मतलब जो न्यूमेरिकल हैं उन पे बेस्ड है. कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे सेल प्राइस आपको दे रखा है 80, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख एंड पीवी रेशियो कितना है 80%. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन. ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम वी कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? फिक्स्ड असेट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन. एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा? 100 सेल्स जो है इनटू पीवी रेशियो. सो 80 रुपीज इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 80. So answer will be 2500 unit is break even point in terms of what? In terms of units. Which among the following is not a category of standards used in standard costing? Standard costing में कौन सी वो कैटेगरी है जो यूज नहीं होती? दैट इज ए एडवांस स्टैंडर्ड्स. बेसिक होता है, आइडियल होता है एंड करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं. Question number 55. The budget forms a basis for the management to occasionally review the operations by comparing the actual financial and quantitative performance with the budgeted one to know how the organization has been functioning. This makes the whole process very effective tool of management control and is also known as budgetary control. So budgetary control से बस डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि बता दो परफॉर्मेंस बजट क्या है या बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या है. नेक्स्ट इज जून 2024 में पूछा गया था अगेन जीएसटी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस किसको फाइल करना होता है? दैट इज बी, एंटिटी एनरोल्ड इन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम. अब ये स्कीम क्या है? Scheme is designed to simplify the tax compliance for all small businesses by allowing them to pay fixed percentage. Fixed percentage देना होता है over their turnover as tax. Next is which among the following costing method invoke the concepts escalation cost and progress payments? कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में होता है? एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? जब प्राइसेस अगर बढ़ गए मटेरियल के तो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस भी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएंगे. एंड प्रोग्रेस पेमेंट मतलब जितनी भी काम हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट. सो दैट इज इन बैच कॉस्टिंग. दिस इज नॉट बैच कॉस्टिंग, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ओके, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता है ये. Mass production of similar units by industries can be evaluated using which of the following costing methods? जो मास प्रोडक्शन होता है बैचेस में तो किस में होता है? बैच कॉस्टिंग में. What does it mean when we say that GST is a destination based tax? It means that GST is levied and collected at the point of consumption. Alright, so that's all. यहाँ पे हमने क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस किए हैं ताकि आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस सेगमेंट से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर.